घनवा गांव सतपुरा के जंगलों के बीच छुपा हुआ है, इतना गुप्त कि किसी नक्शे पर भी नहीं मिलता। वहां तक पहुंचने के लिए कई घंटों तक पतले संकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहां पेड़ इतने पास पास उगते हैं कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। वहां की हवा हमेशा गीली लकड़ी, कुचले हुए पत्तों और धातुमय गंध से भरी रहती है, कुछ कुछ खून जैसी। गांव में सिर्फ 13 परिवार रहते हैं। वे खेती नहीं करते, बल्कि हर सुबह अकेले अकेले जंगल में जाते हैं, ऐसी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने जो सूर्य में हल्के नीले रंग से चमकती है। बाहरी दुनिया को उनका कोई नाम नहीं पता। वे ना तो लिखते हैं, ना तो बोलते, मेहमानों का स्वागत भी नहीं करते। उनके चेहरे हमेशा झुके होते हैं और उनकी आंखों में डर की परछाई होती है, ऐसा डर जो कहने की नहीं, सहने की चीज़। हर झोपड़ी जली हुई साल की लकड़ी से बनी है और उस पर सफ़ेद चूने से बने एक अजीब से निशान होते हैं जो बरसात में बह जाते हैं और जिन्हें रात में फिर से बनाया जाता है। गांव के बीचों बीच एक पुराने वट वृक्ष से एक पीतल की घंटी बंधी है। रात होते ही जंगल में सरसराहट शुरू हो जाती, पत्तियां हिलती हैं बिना हवा के। कभी कभी कोई जड़ी बूटी वाला लौट कर नहीं आता, कोई उसे ढूंढने भी नहीं जाता। गांव के लोग चुपचाप आग के चारों ओर बैठते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हो, धीरे धीरे, जैसे जंगल में है कुछ जिसे वो जगाना नहीं चाहते। एक दिन पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी घनवा जंगल के समीप एक शिविर स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे थे। दोपहर का समय था, हवा में नमी और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उन्हें सामने की झाड़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई दी। एक लड़का जो दुबला, धूल में सना हुआ, सिर से पांव तक सफ़ेद बोरे में लिपटा चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। वो अधिकारी से कुछ 10 कदम की दूरी पर आकर रुक गया। अधिकारी ने उसे देखकर हाथ हिलाया और कहा, आओ, डरो मत। पर वह लड़का आगे नहीं बढ़ा। उसके और अधिकारी के बीच जमीन में एक पत्थर गड़ा हुआ था। लड़का उस पत्थर को लांघने को तैयार नहीं था, जैसे वह पत्थर कोई अदृश्य सीमा हो। वो बस वहीं ठहर गया। उसकी आंखें बिना नजरें चुराए अधिकारी को देखती रहीं। जब थोड़ी देर तक वह लड़का कुछ नहीं बोला, तब अधिकारी वहां से जाने के लिए अपना नीचे पड़ा हुआ बैग उठाने लगे और तभी वह लड़का हाथ में पत्थर लेकर उसे हवा में उछालता है और एक कागज का पन्ना जो लहराता हुआ अधिकारी के पैरों के पास आकर गिरता है। अधिकारी ने झट से वह पन्ना उठाया। जब उन्होंने फिर से लड़के को देखने के लिए अपना सिर उठाया, तब वो वहां नहीं था। ना कोई पदचिन्ह, ना कोई आवाज, बस झाड़ियां हिल रही थी, मानो अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। अधिकारी ने चारों ओर देखा, पर जंगल अब पहले से भी ज्यादा चुप था। अधिकारी ने अपनी आंखों पर हाथ फेरा। चश्मे की लेंस पर हल्की धूल सी जमी हुई थी। उन्होंने धीरे से जेब से रुमाल निकाला, नरमी से चश्मे को पोंछा और एक लंबी सांस लेकर उस जमीन में पड़े पत्थर पर बैठ गए। पन्ना अब भी उनके हाथ में था, हल्का पीला, किनारों से कटा हुआ, मानो बहुत समय तक किसी अंधेरे में छिपा रहा हो। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला और सूरज की झरती रोशनी में पड़ने लगे। जंगल की हवा अचानक भारी लगने लगी। पत्तों की सरसराहट में अब कोई चेतावनी छिपी थी। वे पढ़ते रहे और हर वाक्य के साथ उनकी सांसें थोड़ी और धीमी होती चली। पन्नों में जो लिखा था वो जंगल की सीमा से भी ज्यादा खतरनाक। मैं जयप्रकाश यादव, सुरक्षा गार्ड, सड़क निर्माण साइट पर तैनात था। काम अब गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका था। दिन में सब ठीक था, मजदूरों की भीड़, मशीनों की आवाज़, ट्रकों का शोर। लेकिन रात आते ही सब बदल गया। करीब 9 बजे मैंने देखा जंगल की ओर से कुछ सफ़ेद आकृतियां धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। वे लोग सफ़ेद बोरे ओढ़े हुए थे, जैसे खुद को छुपा रहे हों। चेहरे नहीं दिखते थे, सिर्फ उनका हाथ जो तेज तेज इशारों में कुछ कह रहे हो। मजदूर डर के मारे ठिठक गए। क्या कर रहे हैं वो लोग? शायद मना कर रहे हैं, कुछ रुकने को बोल रहे हैं। एक मजदूर, रमेश, चिल्ला पड़ा, भागो यहाँ से, काम नहीं रुकने वाला। वो उनके पीछे पत्थर फेंकने लगा। गांव वाले कुछ नहीं बोले, बस और भी तेजी से ना का इशारा करने लगे। कुछ ही मिनट बाद रमेश, जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, अचानक कहीं दिखना बंद हो गया। मैं दौड़कर उस जगह पहुंचा। मिट्टी में संघर्ष के निशान थे।
जैसे किसी को ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाया गया हो। पर कोई आवाज़ नहीं, कोई चीख नहीं, बस सन्नाटा। मैंने वॉकी टॉकी पर कॉल किया, कोई जवाब नहीं। जैसे ही पीछे मुड़ा, दूसरा मजदूर भी गायब। अब सब चुप थे, मशीनें भी रुक गई थी, हवा बंद, जानवर शांत। एक अजीब सा भारीपन, जैसे कोई देख रहा हो। मैंने चारों ओर देखा। जंगल के किनारे वही सफ़ेद बोरे में लिपटे गांव वाले खड़े थे। वो मेरी ओर देख रहे थे, आंखें सीधी मेरी आंखों में। उन्होंने धीरे से इशारा किया, होठों पर उंगलियां रखकर, कि चुप रहो। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे या खुद किसी श्राप का हिस्सा थे। लेकिन अब इतना तय है कि कुछ है उस गांव में जो नहीं चाहता कि जंगल को छेड़ा जाए। उनका संकेत समझकर मैं न भागा न चिल्लाया, बस वहीं बैठ गया, मिट्टी पर, जहां रमेश के पैरों के निशान आधे मिट चुके थे। कुछ गड़बड़ है। रमेश और मनोहर दोनों नहीं मिल रहे। ये लोग कौन है? क्या हो रहा है? ऐसा मजदूर चिल्ला रहे थे। किसी ने अपना औजार फेंका, कोई मशीन की तरफ भागा, कुछ लोग ट्रक की ओर दौड़े, पर कोई नहीं बच सका, कोई भी नहीं। चारों तरफ पेड़ थे, ऊंचे, घने, एक दूसरे में उलझे हुए, जैसे वो जानबूझकर रास्ता छिपा रहे हो। मिट्टी में बारीक सफ़ेद जड़ें थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कुछ अंदर से सांस ले रहा हो। हवा नहीं थी, लेकिन पत्तियां हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ कहा हो। सफ़ेद बोरी में लिपटे गांव वाले दूर दूर बैठे थे, मूर्तियों जैसे, मगर उनकी गर्दन कभी कभी मेरी तरफ घूम जाती। उनकी आंखें नहीं दिखती, पर मुझे महसूस होता वे मुझे देख रहे हैं। रात का सन्नाटा भारी होता जा रहा था, जैसे पूरे जंगल में कोई बहुत पुराना गीत बज रहा हो, पर वो गीत सुनाई नहीं देता, बस महसूस होता है। सूरज की पहली किरण तक मैं वहीं बैठा रहा, न हिला न सोया, बस बैठा रहा, कांपते हुए, पसीने में डूबे, पर जिंदा। तभी जंगल की ओर से वे गांव वाले मेरी तरफ आने लगे। तभी उनमें से किसी एक ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठाया और गांव की ओर चलने का इशारा किया। गांव में पूर्ण शांति थी, ना कोई शोर, ना कोई बातचीत, बस आंखें, इशारे और धीमी चाल। मुझे एक मिट्टी की थाली में कुछ परोसा गया, हरा भूरा चिपचिपा मिश्रण। उसमें हल्की खुशबू थी, जैसे नीम, पुदीना, हल्दी और कुछ अज्ञात जड़ी बूटियाँ। पर जैसे ही खाया, सारी थकान, दर्द, डर सब छू मंतर हो गया। एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया, आंखों में गहराई, माथे पर सफ़ेद राख का टीका। उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरे हाथों से अपनी होठों पर उंगली रखी और मौन रहने का आदेश दिया। एक छोटी सी झोपड़ी में कुछ एक नरम घास की खाट दी गई। वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, बस एक सफ़ेद कपड़ा लटक रहा था, शायद जिसे रात में वे पहनते थे। आधी रात को मेरी नींद खुली, ना दर्द था न थकावट, और सबसे अजीब, भूख नहीं थी। मैंने घंटों से कुछ नहीं खाया था, फिर भी पेट भरा हुआ था, जैसे शरीर अब कुछ और पर निर्भर करता हो। वही बूढ़ा व्यक्ति आया और मुझे इशारों से अपनी झोपड़ी में ले गया। अंदर दीवार पर काले कोयले और लाल मिट्टी से बने चित्र थे। शब्द नहीं, पर कहानी बोल रही थी। दीवार पर एक चित्र था, लंबे पतले पत्ते जिनके किनारे कटे थे और जड़ें हल्के नीली रंग की। फिर मैंने सारे चित्रों को बड़ी बारीकी से देखा। वे चित्र ये बताते थे कि गांव में जीवन कैसे जीना है, कैसे जिंदा रहना है इस जंगल में, और ये भी कि अगर मैं एक बार गांव में आ गया तो फिर कभी भी वापस नहीं जा सकता। यह बात जानकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे मेरी माँ की याद आने लगी। मेरी माँ के लिए ही मैंने ये नौकरी ली थी। उसके दवा के इलाज के पैसे नहीं थे मेरे पास, इसीलिए मैं इस जंगल में खो नहीं सकता। मुझे वापस जाना ही होगा। मैंने गांव वालों की दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह सूरज उगने से पहले उठते, सफ़ेद थैले लिए जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने जंगल में जाते,
दोपहर से पहले लौट आते। सूरज ढलने से पहले गांव में घुस जाना अनिवार्य था। रात में अगर घंटी की आवाज़ आती, सब लोग बिना बोले सफ़ेद बोरे में छिप जाते। हर दिन ये नियम, हर दिन वही खामोशी, हर चेहरा गंभीर, हर आत्मा जैसे किसी श्राप में जकड़ा हुआ है। एक हफ्ता बीत चुका था। माँ की तस्वीर बार बार मेरे आंखों के सामने आ जाती। कभी मैं ज़मीन पर लेट कर रोता या कभी दीवार पर सिर रखकर। क्या मैं अब कभी अपनी माँ को देख नहीं पाऊँगा? यही ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा रहता। धीरे धीरे मेरा मन पागल सा होने लगा था। मैंने देखा एक दिन कि वही बूढ़ा जो हमेशा शांत रहता था, आज बेहद परेशान था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर आकर बार बार चक्कर काट रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। मैंने देखा गांव के 2 युवा लड़के कुछ नहीं लाए थे जंगल से। बूढ़ा इशारे में बता रहा था कि अब जड़ी बूटियाँ गांव के पास नहीं मिल रही, हमें और दूर जाना होगा, गांव की सीमा के पास। वे सब जानते थे गांव की सीमा के पास जाना मतलब मौत को बुलाना, पर यह भी सच था कि बिना उन पत्तों के जिंदगी गुजर नहीं सकती थी इस गांव में। उस दिन गांव के 5 लोग, जिनमें मैं भी था, सुबह जल्दी निकले। घास सूखी थी और जंगल धीरे धीरे बदल रहा था। हम पहली बार गांव की सीमा के चारों ओर घूम रहे थे। हर कदम के साथ पेड़ काले पड़ते जा रहे थे और हवा जैसे किसी बासी दुख से भरी हुई। लगभग 3 बजे हमने दूर कुछ लोग को देखा। निर्माण स्थल के पास से आती हल्की आवाज़ें, झाड़ियों की सरसराहट। वो एक खोजी दल था, शायद उन लापता मजदूरों की तलाश में आया हुआ था। जैसे ही वे पास आए, गांव वालों ने तुरंत ही पुराना इशारा करना शुरू किया कि रुको, खतरा है, चुप रहो और भाग जाओ। पर वो लोग हंसते रहे। किसी ने कहा लगता है ये लोग नाटक कर रहे हैं। दूसरों ने मजाक उड़ाया। उन्हें लगा ये लोग जिज्ञासु ग्रामीण हैं जो बस उत्सुकता में आए। और तभी मैंने देखा वो चेहरा, मेरी माँ, थकी, परेशान, धूल से भरी साड़ी। वो भी खोजी दल का हिस्सा थी। वह इधर उधर देख रही थी, शायद मुझे पुकार रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि वही घंटी की आवाज़, धीरे, गहरी और मुझे भीतर तक चीरती। जैसे ही घंटी बजी, कुछ टूट सा गया उस जंगल के भीतर और मेरे अंदर भी। पेड़ जो अभी तक हिल रहे थे, अब मानो डर से जमकर खड़े हो गए हों। पंछी जो आसमान चीर रहे थे, अब जैसे आसमान से गिर पड़े हों, चुप, बेसुध। हवा, वो अब हवा नहीं थी, एक रुकी हुई सांस बन चुकी थी। हर चीज़ थम गई, हर जिंदा चीज़ जैसे मौत को महसूस कर चुकी थी। सिर्फ वही आवाज़, धीमी, गहरी और अंदर तक चीरती हुई, मानो खुद अंधेरे ने सांस छेड़ दिया हो। और तभी मैंने देखा माँ, वो चेहरा जो मैंने याद में जला कर रखा था, थकी हुई, डरी हुई, पर अब भी मुझे ढूंढती हुई। मेरे भीतर कुछ फूटा। मैं दौड़ा, माँ, पर मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकली, जैसे मेरे होंठ सी दिए गए हों इस जंगल के द्वारा। मैंने पहली बार गांव की सीमा लांघी। कुछ टूटने की आवाज़ अंदर आई, पर जब वहाँ पहुँचा, कुछ नहीं था। न माँ, न कोई इंसान, न कोई आहट, बस खाली ज़मीन और उस पर बिखरी हुई चुप्पी। सिर्फ घास जिस पर थोड़ी सी धूल उड़ती हुई। मैं वहीं गिर पड़ा। अब मेरे अंदर कुछ नहीं था, न चीख, न आंसू, न उम्मीद, बस शून्य। एक ऐसा शून्य जो सांस लेता था, जो मुझे अंदर से खा रहा था। अब कोई प्रयास नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैंने अपनी माँ को दूसरी बार खो दिया था। पाँव खींचते हुए चल रहे थे, जैसे मैं जिंदा नहीं, एक बस चलती हुई परछाई हूँ। सूरज ढल रहा था, पर अब उसमें कोई भी डर नहीं था, क्योंकि डर अब सिर्फ बाहर नहीं, मैं खुद बन चुका था उसका हिस्सा। घनवा अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक पिंजरा था और मैं उसकी आखिरी सांस। मैं जान चुका था, जिसने उसे देख लिया वो दुनिया से नहीं, अपने आप से खो जाता है।